नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर को, जो 8 जनवरी 2017 को 9 बजे पहली शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, MS-DOS 6.22 में निम्न में से कौन सा भाग उत्पाद को विलक्षणता के साथ चिन्हित करता है? MS-DOS और 6.22। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो क्या बोला गया है? विच पार्ट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट यूनिकली, मतलब यूनिकली प्रोडक्ट की पहचान हम किससे करते हैं? तो वो हम करते हैं वर्जन से, संस्करण से। और यहाँ पर वर्जन दे रखा है 6.22, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 6.22 को। तो चलिए दोस्तों, मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सेल की पूरी रेंज में वर्कशीट टाइटल्स को सेंटर करने के लिए आपको डैश करना होगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टाइटल टेक्स्ट वाली सेल तथा उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिस पर टाइटल टेक्स्ट सेंटर किया जाना है। कॉलम्स को चौड़ा करना होगा। टाइटल टेक्स्ट वाली सेल तथा उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिस पर टाइटल टेक्स्ट जस्टिफाई किया जाना है, और सेल को कॉमा स्टाइल से फॉर्मेट करना होगा। तो जब आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, हम पूरी रेंज में वर्कशीट टाइटल को सेंटर करना चाहते हैं। तो सेंटर करने के बारे में बात की जा रही है। तो भाई चौथे ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन है, यहाँ तो जस्टिफाई के बारे में बात की गई, तो ये आंसर तो कतई नहीं हो सकता, ये तो तय हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि सेल्स में हम रेंज वर्कशीट टाइटल्स को सेंटर करेंगे कैसे। तो अगर सेल में अगर हम MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और किसी रेंज के टाइटल्स को हम टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा और दूसरी बार हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पहले ऑप्शन में यही काम किया गया है। टाइटल टेक्स्ट वाली सेल तक उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिस पर टाइटल टेक्स्ट सेंटर किया जाना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर लगेगा ए, क्योंकि हम अलाइन ही तो करते हैं, कोई और दूसरा काम तो करते नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर सही है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि MS एक्सेल वर्जन 2007 और 2010 के व्यू में सेव वर्क स्पेस मेन्यू का क्या उद्देश्य होता है? यह एक्सेल वर्कबुक को एक विशिष्ट फोल्डर में प्रोजेक्ट के रूप में सेव करने के लिए होता है। यह अनेक एक्सेल वर्कबुक को लॉजिकल रूप में एक स्थान पर सेव करने के लिए होता है, जिससे इसे करंट लेआउट की रिस्टोरिंग के दौरान भी आसानी के साथ पुनः प्राप्त किया जा सके। यह एक्सेल वर्कबुक पर एक ही समय में अनेक प्रयोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा देने के लिए होता है। और नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सेव वर्क स्पेस का जो ऑप्शन होता है, ये हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है कि यदि हम मल्टीपल वर्कबुक को एक साथ एक ही जगह पर सेव करना चाहते हैं। अब यहाँ पर सेव करने का मतलब उन्हें फिजिकली सेव करना नहीं है, यहाँ सेव करने का मतलब होता है लॉजिकली सेव करना, जिससे कि क्या हो कि जब भी यूज़र इन वर्कबुक को यूज़ करना चाहता हो तो उसे बार बार अलग जगह पर घूमना ना पड़े। यहाँ पर फाइलें फिजिकली तो स्टोर है नहीं है, यहाँ फाइलें होती हैं लॉजिकली स्टोर, और लॉजिकली स्टोर होने पर यहाँ पर हमारे पास केवल उनका एड्रेस होता है, और उन एड्रेस तक पहुँचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर का। तो हम देख रहे हैं कि लॉजिकल स्टोर होती हैं, फिजिकल स्टोर है ही नहीं है। तो ऑप्शन 2 में हम देखें तो ये लिखा होगा लॉजिकल रूप में, ये वर्ड क्या है, लॉजिकल रूप में एक स्थान पर सेव। तो यहाँ पर आंसर लगेगा दूसरा। यहीं से क्वेश्चन का पूरा सारा आंसर कि वर्क स्पेस का मतलब ही यही है कि फाइलें आपकी लॉजिकली सेव हो रही हैं, बाकी क्या लिखा हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरे हिसाब से आंसर है बी। तो चलिए दोस्तों, मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड 2007 में गटर मार्जिन क्या होता है? प्रिंटिंग के समय बाईं ओर दिया जाने वाला मार्जिन, प्रिंटिंग के समय दाईं ओर दिया जाने वाला मार्जिन, प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग साइड की ओर दिया जाने वाला मार्जिन, और नंबर 4, प्रिंटिंग के समय पेज के बाहर की ओर दिया जाने वाला मार्जिन। तो गटर मार्जिन का मतलब हो जाता है कि आपका बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया अतिरिक्त स्पेस, मतलब ऐसा स्पेस जो बाइंडिंग का काम करता हो, और बाइंडिंग के बारे में बात ऑप्शन 3 में की गई है। तो मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा तीसरा। तो देख लेते हैं, प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग साइड की ओर दिया जाने वाला मार्जिन, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 4, 5, 6 और 7। तो हम जानते हैं कि OSI मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में बात की जाए तो इसमें होती हैं 7 लेयर। और वो 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं, यदि इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला, MS एक्सेल 2003 में निम्न में से क्या इन्फॉर्मेशन को कट नहीं करेगा? ये क्वेश्चन भी आप इससे पहले भी पूछ चुके हो, मेरे आपके पुराने पेपरों में भी मिल जाएगी। अगर आप वो पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप
लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि आई बटन के रूप में दिखाई दे रही होगी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर भी इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये कट नहीं करेगा, तो हम सभी जानते हैं Ctrl+C का इस्तेमाल कॉपी करने के लिए होता है, कट करने के लिए नहीं होता। अब ऑप्शन भी पढ़ते हैं, मेनू एडिट और कट हो जाएगा। स्टैंडर्ड मेनू के कट बटन पर क्लिक करके हो जाएगा, Ctrl+X से कट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इनमें से कभी ए और बी और सी ऑप्शन तो है ही नहीं है, ना ऑल ऑफ दीज है। तो हम और आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+C से कॉपी होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों अगला देखेंगे हम। अब कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? नेटवर्क की भौतिक सीमा, कंप्यूटर नेटवर्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम, अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम और एक वेब ब्राउज़र। तो फायरवॉल का मतलब हो जाता है एक ऐसा सिस्टम जो आपके अनधिकृत प्रवेश को रोकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। और हम सभी देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकने के बारे में बात की गई है। तो हमारे हिसाब से आंसर हो जाएगा सी। और कंप्यूटर फायरवॉल डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, जिससे कि मैं एक अलग से वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ड प्रोसेसर का संभावित कार्य होता है। वर्ड प्रोसेसर का मतलब हो जाता है ऐसे प्रोग्राम जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए होता है। तो हम देखते हैं कि व्यय किए गए धन का लेखा जोखा रखना कतई नहीं, वर्ड प्रोसेसर अकाउंटिंग का काम नहीं करता, तो ये आंसर नहीं होगा। मीडिया सेंटर में कंप्यूटर सर्च करना, भाई इसका काम सर्चिंग करना भी नहीं होता, तो बी आंसर भी नहीं है। तीसरा इन्वेंट्री बरकरार रखना, तो भाई ये काम भी नहीं होता। जब ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो इसकी संभावना है डी। अब डी पढ़ लेते हैं। बायोग्राफी टाइप करना, हम सभी जानते हैं बायोग्राफी एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर बनाते हैं, तो आंसर हम लगाएंगे चौथा। हम देखेंगे हम सही भी हैं या गलत हैं। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि MS एक्सेल में आप डैश के द्वारा सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। टैब दबाकर, सेल पर क्लिक करके, एरो की दबाकर और उपरोक्त सभी। सेल को एक्टिव करने का मतलब क्या है कि हम उस सेल पर काम कर पाए, मतलब हम एक्टिव सेल, मतलब किसी भी सेल को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, सीधे सीधे कहने का मतलब ये है। और हम जानते हैं टैब दबाकर ये काम हो सकता है, सेल पर क्लिक करके ये काम हो सकता है, और एरो की के द्वारा भी ये काम हो सकता है। मतलब जब भी किसी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ मेरे हिसाब से आंसर लगेगा ऑल ऑफ दीज, जो कि हमारा सही आंसर भी है। तो चलिए दोस्तों अगला देखेंगे हम। MS वर्ड में अगर आप कीबोर्ड से पेज डाउन दबाते हैं तो ये, अब देखिए पेज डाउन की शॉर्टकट की पूछी हुई है, तो पेज डाउन की शॉर्टकट की क्या करती है देख लेते हैं। तो यहाँ पेज डाउन की शॉर्टकट की में बोला गया है कर्सर एक लाइन नीचे पहुँचा देता है, कर्सर को एक पेज नीचे पहुँचा देता है, कर्सर को एक स्क्रीन नीचे पहुँचा देता है, और चौथा कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे पहुँचा देता है। तो अगर आप पेज डाउन के बारे में जानते हैं तो पेज डाउन का इस्तेमाल सामान्यतः लोग समझते हैं कि एक पेज नीचे पहुँचाने के लिए किया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है। जब भी हम पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको एक स्क्रीन नीचे पहुँचा देता है, मतलब स्क्रीन का वह भाग जो अभी आपको दिखाई दे रहा था, अब आप क्या होगा अगली बार आपको उसके नीचे वाला भाग दिखाई देगा। तो होता क्या है कि स्क्रीन नीचे पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरे ऑप्शन में एक स्क्रीन नीचे पहुंचाने के बारे में बात की गई है, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं कि HTML कैनवास टैग का उपयोग किया जाता है। अब कैनवास टैग, तो ये HTML का क्वेश्चन है ही सीधे से। तो पहली बात क्या है कि कैनवास टैग का इस्तेमाल हम एनिमेशंस के लिए करते हैं। जब भी हम क्या करना चाहते हैं, ग्राफिक्स या फिर एनिमेशंस को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम HTML टैग का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं ग्राफिक्स के बारे में बात कहाँ कहाँ की गई है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है, देखिए तो ड्रॉ ग्राफिक्स, तो इसमें ग्राफिक्स के बारे में बात की गई है, मतलब ये आंसर हो सकता है। और उसके बाद हमारे तीसरे ऑप्शन में ग्राफिक्स के बारे में बात की गई है, दूसरे में ग्राफिक्स की बात नहीं की गई है, और चौथे में ग्राफिक्स की बात नहीं की गई है। तो आंसर क्या है, या तो दूसरा है या फिर पहला है या फिर तीसरा है। अब क्या बात की गई है, अब जब हम कैनवास टैग का प्रयोग करते हैं तो कैनवास टैग का प्रयोग करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जो भी डिज़ाइन डालना था, कोई भी इमेज, कोई भी एनिमेशन डालना चाहते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। और ये बात कहाँ की गई है, पहले ऑप्शन में की गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, जो कि आप पहले चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। DHCP का पूर्ण रूप क्या है? डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक हार्डवेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल और डायनेमिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो DHCP का पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और यह आपके कनेक्शंस को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यदि आपका राउटर जो होता है वो अगर ऑटोमेटिकली कनेक्शन बना रहा है या फिर डायनेमिक IP एड्रेस जनरेट कर पा रहा है, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा DHCP। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए दूसरा। तो चलिए दोस्तों मैच कर लेते हैं।
हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, MS पावरपॉइंट 2007 में करंट वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? F3, Alt प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5 और शिफ्ट प्लस F5। तो जब भी अपन MS पावरपॉइंट में स्लाइड्स को शुरू करने के बारे में बात करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है F5, और यहाँ F5 का दे नहीं रखा। अब बात करो करंट स्लाइड, सॉरी क्या बोला हुआ है, हाँ करंट वर्तमान स्लाइड से। तो वर्तमान स्लाइड से यदि हम स्लाइड्स को शुरू करना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस F5 का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा D। तो मैच करेंगे इसे भी हम, ये भी हमारा सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विंडोज़ 7 में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड होता है? NTFS, BSD, EXT और ऑल ऑफ द एबव। अगर हम विंडोज़ 7 के बारे में बात करें तो यहाँ पर NTFS तो सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन BSD कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता। अब BSD एक्सटेंशन नहीं है, EXT एक एक्सटेंशन होता है, और ऑल ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि BSD एक्सटेंशन ही नहीं होता तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। तो बसता आंसर लगाने लायक सिर्फ NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो चलिए दोस्तों मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अब ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, कैंसिल क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। DHCP क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि DHCP क्वेश्चन दिया हुआ था और उसका आंसर था डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब चारों ऑप्शंस को पढ़ने पर आप देखेंगे कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आपका दिया हुआ है नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए कि हिंदी वर्जन अगर आप देखें तो नहीं मिलेगा, लेकिन इंग्लिश वर्जन में ये मिल रहा है। देखिए तीसरे ऑप्शन में डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल दिया हुआ है, हिंदी वर्जन में डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल दिया है। अब लैंग्वेज अलग अलग होने की वजह से इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था इसलिए भी इसे कैंसिल किया गया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अब आप ही देखिए, एक हिंदी में डायनेमिक दे रखा है, हिंदी में डोमेन दे रखा है और इंग्लिश में डायनेमिक दे रखा है। तो जो दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है सभी कंप्यूटर चाहे वो मेन फ्रेम हो, मिनी हो या फिर माइक्रो में अवश्य होना चाहिए। तो सभी कंप्यूटर्स में हम सभी जानते हैं ALU होता है, CE होता है और प्राइमरी स्टोरेज भी होता है। जब ये सभी है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे ऑल ऑफ दीज, तो जो कि हमारा सही आंसर भी है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फाइल में उपलब्ध पंक्तियों, शब्दों तथा अक्षरों की संख्या की गणना करने के लिए लाइनक्स में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि लाइनक्स एक बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल सर्वर्स के लिए किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है। तो ये एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स हैं। तो अगर हम क्या करना चाहते हैं, पंक्तियों, शब्दों, अक्षरों की संख्या गणना करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं WC कमांड का, वर्ड काउंट कमांड का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तीसरा। तो चलिए दोस्तों मैच करते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन निम्न के द्वारा किए जाते हैं: उपयोगकर्ता, पावर सप्लाई, प्रोग्रामर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक बात आप सभी को अच्छे से जानना चाहिए कि जब भी कंप्यूटर में प्रबंधन करने के कार्य के बारे में बात की जाए, जब कंप्यूटर में प्रबंधन के बारे में बात की जाए तो ये सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संभाला जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन D है। तो हम लगाएंगे OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए दोस्तों मैच करते हैं, हमारा आंसर सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है MS पावरपॉइंट 2007 में मोशन पाथ क्या है? स्लाइड पर आइटम मूव करने का पाथ, वह पाथ जहां पावरपॉइंट फाइल रचित की जाती है, वह पाथ जहां पावरपॉइंट प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोशन पाथ का मतलब होता है कि जब भी किसी स्लाइड में अपन स्लाइड शो के दौरान किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वही पाथ मोशन पाथ कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये बात केवल ऑप्शन ए में दे रखी है, तो यहाँ आंसर होना चाहिए ए। अगर हम BC की बात करें तो ये फाइल रक्षित की जाती है तो वो तो आप मोशन पाथ तो हो नहीं सकता, और जहाँ प्रोग्राम इंस्टॉल होता है वो भी मोशन पाथ नहीं होने की होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि आंसर क्या होगा ए। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम व पता संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज और फॉर्म लेटर्स। तो बोला गया कि MS वर्ड में, ध्यान दीजिए यहाँ बात की गई है MS वर्ड की, और हम क्या कर रहे हैं, नाम व पता क्या कर रहे हैं, आपके संयोजित कर रहे हैं। तो यदि नाम व पता संयोजित करना है तो यहाँ पर हम एक फीचर इस्तेमाल करते हैं, वो होता है मेल मर्ज। तो यहाँ ऑप्शन आंसर होना चाहिए तीसरा, मेल मर्ज। तो चलिए दोस्तों मैच करते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, MS-DOS में आप सिस्टम डेट डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो DOS भी क्या CLI है, तो यहाँ पे भी कई सारी कमांड है, और हम क्या करना है, डेट डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो डेट डिस्प्ले करने के अगर ऑप्शन भी देखें तो आपको डेट से कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, और कुछ दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ पर डेट सीधे हो जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में उलझा ही नहीं गया, सीधे आंसर दे दिया है। तो मैच भी कर लेते हैं, जो कि सही भी है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एम्बेडेड टैग का उपयोग है। तो एम्बेडेड मतलब होता है जोड़ना। अब एम्बेडेड का मतलब यहाँ तो जोड़ना है। अब ये क्या कर जोड़ता है, ये सर्वर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। भाई एम्बेडेड जोड़ने का काम करता है, तो डिस्प्ले का काम कतई नहीं करेगा, तो ये आंसर गलत है। दूसरा बात क्या है, ये सर्वर प्लगइन को पेज में रखता है। अब पेज में रखने के बारे में बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जोड़ने के बारे में बात की जा रही है, तो ये आंसर हो सकता है। ये ब्राउज़र प्लगइन को पेज में रखता है, तो ये भी जोड़ने के बारे में बात की, ये भी आंसर हो सकता है। और फिर उपरोक्त सभी, जब हमने देख लिया कि पहला आंसर नहीं हो सकता, तो डी तो आंसर कतई नहीं है, तो आंसर या तो बी है या फिर सी है। अब बात होती है सर्वर प्लगइन को, तो एम्बेडेड टैग जो होता है वो सर्वर प्लगइन को पेज में नहीं रख सकता, क्योंकि आपके जो यूज़र्स होते हैं, आपके जो यूज़र्स हैं वो यूज़र अलग अलग तरह की सिस्टम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो मशीन अलग अलग सर्विस को सपोर्ट करती हैं। तो जो एम्बेडेड टैग होता है ये क्या करता है, आपके ब्राउज़र्स की जो एडिशनल सर्विस उपलब्ध करवाई जा रही हैं उनको आपको पेज के साथ में जोड़कर दिखाएगा। जैसे कि अगर आप एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं एड ब्लॉकर का, तो एड ब्लॉकर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, सब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उस एड ब्लॉकर को वेब पेज के साथ में लिंक करने का काम जो कर रहा होगा वो करेगा हमारा एम्बेडेड टैग। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर होना चाहिए तीसरा। अब मैच करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नैव एलिमेंट परिभाषित करता है। मतलब नैव एलिमेंट का काम पूछा हुआ है। तो नैव मतलब होता है नेविगेशन, और नेविगेशन किसका करता है, ये करता है लिंक का नेविगेशन। तो देख लीजिए लिंक के नेविगेशन के बारे में बात की, कहाँ की गई है, ग्राफिक्स के सेट को नहीं, वेबसाइट के सेट को नहीं, नेविगेशन पेज के सेट को नहीं, और सेट ऑफ नेविगेशन लिंक। तो नैव एलिमेंट का काम हो जाता है कि जो लिंक आप इंसर्ट करा रहे हो वेब पेज में उनके पूरे सेट को नेविगेट करने का काम ये कौन करेगा, नैव एलिमेंट करेगा। तो मैच करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे 24वें क्वेश्चन की। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर कहलाता है वर्जन, एड ऑन, ट्यूटोरियल और पैच। तो जब भी किसी सॉफ्टवेयर में कोई कमी होती है तो उसे हम बग कहते हैं, और उस बग को रिपेयर करने के लिए कंपनी के द्वारा पैच फाइल उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वे छोटे छोटे प्रोग्राम जो आपके बग को रिपेयर करते हैं उसे पैच कहते हैं। तो ये आंसर होना चाहिए डी। तो मैच करेंगे, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों, यह है हमारे लाइनक्स का है। लाइनक्स में फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, डीएम, आरएम, डिलीट और इरेज। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी लाइनक्स में फाइल को हटाने के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर फाइलें रिमूव की जाती हैं, और रिमूव के लिए है हमारे पास आरएम। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे बी, आरएम। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर सही है। अब हमने देखा कि हमने पूरे के पूरे कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, जो कि हमारे लेवल इंस्पेक्टर के थे। क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हम पेपर के पैटर्न को समझ पाते हैं और हम यह भी जान पाते हैं कि हम किस हद तक पढ़ चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह के अगर आपको दूसरे पेपर देखने हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक प्लेलिस्ट स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, और इसे अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।